नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश अकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोग को पता है, यह ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है स्पेशली बायोलॉजी क्लास के लिए। जो बच्चे बायोलॉजी 12th बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत खास होने वाला है। आने वाले जो 12th बोर्ड के एग्जाम होंगे, बिहार बोर्ड के जो एग्जाम के बच्चे हैं वो अपना इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, फिर खास करके ऑब्जेक्टिव सेशन का। इस ऑब्जेक्टिव सेशन का नाम है सुपर फास्ट एक्सप्रेस, बायोलॉजी का सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसमें से पर डे जो है 20 क्वेश्चन जो सारे एमबीबीआई क्वेश्चन थे उनको लाते हैं। वैसे इसको शुरू करने से पहले, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हम कहेंगे कि हमारे चैनल पर अगर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जो है इस वीडियो का आनंद ले सके। आइए शुरू करते हैं हम लोग इस ऑब्जेक्टिव के सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन है बताइए। कहता है कौन है, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है प्रतिव्यासन, नहीं, तंतु रूपी समुच्चय। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय कोशिका ये गलत हो जाएगा और बीजांड ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तंतु रूपीय समुच्चय जो होती है वो मतलब दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल्लू देख लेते हैं। तंतु रूपीय समुच्चय सहायक कोशिकाओं के बीजाणु द्वारा छोर पर मौजूद विशेष कोशिकाओं का उभार होता है। ये इन्फिनिटी लर्न के अनुसार रासायन अनुचलन मतलब कीमोट्रोपिक संकेत उत्पन्न करता है और पराग नलिकाओं को सहायक कोशिका के साथ अंदर से सही दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही याद रखिएगा, तंतु रूपीय समुच्चय सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? सही है, तो आप जान लीजिए कि जो डीएनए होता है, डीएनए कुछ इस तरह से होती है। डीएनए को अगर किसी खास स्थल से यहां से अगर काटना हो तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो डीएनए को पहचान कर विशिष्ट स्थलों पर काटता है, एक स्पेसिफिक साइट पर उसको काटता है। सही है, और फिर फॉरेन डीएनए को लाकर फिर अंदर में मतलब इंजेक्ट होकर से फिर प्लाज्मिड वेक्टर का निर्माण करता है। से जिस तरह से काम लेना उस तरह से हम लोग करते हैं। तो न्यूक्लियो एंजाइम डीएनए के स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति काटने के लिए क्षमता होती है। इसको किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो पहला ऑप्शन है हर्बर्ट बॉयर, यही ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन हर्बर्ट बॉयर ही थे जिन्होंने मतलब इसको बताया था डीएनए को काटने के लिए। स्टेनले कोहेन ये भी नहीं होगा। वाटसन और क्रिक जो थे ये दोनों ने डीएनए का सफल मॉडल लाया था, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हर्बर्ट बॉयर थे जिन्होंने डीएनए को काटने के लिए बताया था। देखिए, वैज्ञानिक हर्बर्ट बॉयर ने सबसे पहले यह दर्शाया था कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होता है, डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति पर काटता है जिससे स्टिकी एंड्स ठीक है बनते हैं। इस खोज के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक जो है के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो हर्बर्ट बॉयर याद रखिएगा, ये आपके वैज्ञानिक थे, बहुत हमारे भी वैज्ञानिक, आपके भी वैज्ञानिक। तीसरा क्वेश्चन है, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के लिए कारण संभव हो पाता है? प्रतिबंधन एंजाइम, बिल्कुल सही, ऑप्शन यही सही है। मैंने अभी तुरंत बोला था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से हम लोग डीएनए को किसी विशिष्ट स्थल पर ही काट सकते हैं। अल्केलाइन फॉस्फेट ये आपका गलत है, कभी नहीं। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ता है, लाइगेज की मदद से हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियेज है, ये होगा ही नहीं, ये भी गलत है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट आंसर होगा। कहता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए अणु के भीतर विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है और उन्हें वहीं एक निश्चित बिंदु पर काटता भी है। सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, उत्पादों से अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संबद्ध का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता था?
कहता है आसवन इकाई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बायोरिएक्टर, यही ऑप्शन आपके सही होंगे। बायोरिएक्टर का जो है प्रयोग करके उत्पादन को और अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन किया जाता है बायोरिएक्टर का। पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शंस इसमें भी बढ़ता है, लेकिन प्राय यह वो प्रोसेस नहीं है, बायोरिएक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, इसमें देखिएगा डीएनए का परिशोधन किया जाता है, ठीक है, देखने के लिए डीएनए को देखा जाता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल की पाइप रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी ऑप्शन आसवन इकाई नहीं होगा, बायोरिएक्टर जो है इसका ये करेक्ट आंसर होगा, ये लगाइएगा। क्लू क्या है? बायोरिएक्टर एक ऐसा बर्तन या सिस्टम है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं या एंजाइमों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर संवर्धन से अधिक आयतन पर जैविक उत्पाद जैसे प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन या वैक्सीन के उत्पाद के लिए किया जाता है। यह सर्वोत्तम वृद्धि, पारिस्थितिकियां, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। बायोरिएक्टर सही है, ये ध्यान रखिएगा, बायोरिएक्टर। आगे बढ़ते हैं। डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों को आधार स्तंभ बना होता है शर्करा फॉस्फेट का, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। डीएनए की जो दोनों लड़ियां होती है, डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस सबस्टांसेस। ये दो लड़ियां होती है हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसके कारण मतलब ये जो बना होता है वह शर्करा फॉस्फेट का बना होता है, सही है, ध्यान रखिएगा। शर्करा नाइट्रोजनी क्षार ये गलत होगा, नाइट्रोजनी क्षार फॉस्फेट ये भी गलत होगा, शर्करा फॉस्फेट नाइट्रोजन क्षार ये भी गलत होगा, शर्करा फॉस्फेट का बना हुआ होता है, सही है, ये ध्यान रखिएगा। आधार स्तंभ, डीएनए द्विकुंडलित के दोनों किनारों का मुख्य आधार या रीढ़ शर्करा, डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट समूह होता है, सही है ये। और नाइट्रोजन क्या है? सीडी डंडों से इन दोनों के आधार स्तंभों को हम लोग नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन स्थित होता है, जो आपस में हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? पहला दिया ऑप्शन, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटा जाए, ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। बाकी ऑप्शन नंबर देखिए बी यहाँ है, डीएनए को एक अलग अलग प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाए, गलत होगा। सी है डीएनए का प्रवर्धन किया जाए, गलत, इनमें से सभी ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा जाए, जिससे चिपचिपा पदार्थ जो है, जब विदेशी डीएनए, फॉरेन डीएनए जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो वाहक वेक्टर में, तो डीएनए दोनों को काटने के लिए बिल्कुल एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो दोनों के काटने के एक जैसे चिपचिपे सिरे होते हैं, बनते हैं। समान चिपचिपे सिरे होने के कारण ही ये आसानी से एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं और डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से दोनों को आपस में मजबूती से जोड़ दिया जाता है, सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड को किस इलेक्ट्रोड की तरफ ले जाया जाता है? तो देखिएगा ये कैथोड नहीं होगा, एनोड की तरफ ले जाया जाता है, सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है एनोड सही होगा। डीएनए खंड के आकार के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ये भी गलत होगा, सी भी गलत होगा। बी नंबर ऑप्शन आपके सही है, बी एनोड जो है एनोड की तरफ ले जाया जाता है, सही है। क्या कहता है डीएनए अणुओं पर अनेक फॉस्फेट समूह के कारण ये ऋणात्मक आवेशित होते हैं, ऋणात्मक आवेशित होते हैं, कौन? डीएनए। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान ऋणात्मक रूप में आवेशित होने के कारण ये खंड विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है, सही है। इसी धनात्मक इलेक्ट्रोड को उस दिशा में गति करने के लिए धनात्मक इलेक्ट्रोड को ही हम लोग एनोड कहा जाता है, सही है। तो एनोड की तरफ जो है ये सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कहता निम्नलिखित में से कौन अनुक्रमक है जहां से कलोनिंग संवाहक का प्रातिकृतियन प्रारंभ होता है? टेट आर दिया गया है, एमपीआर आर दिया गया, ये भी नहीं होगा, एमपीआर ये भी नहीं होगा, और आई ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर, एक से ज्यादा ये गलत है। ओ आर आई जो है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। कैसे? ओ आर आई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन प्रतिकृति की उत्पत्ति, वह विशिष्ट डीएनए का अनुक्रम होता है जहां से प्रतिकृतियां रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। जब कोई भी बाहरी डीएनए खंड इस अनुक्रमक से जुड़ता है तो वह पोषी
परपोषी कोशिका का एक अंदर से अपनी प्रतिकृतियां जो है बनाना शुरू करता है। सही है, तो याद रखिएगा ORI जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है या विशिष्ट डीएनए अनुक्रम को जहां से प्रतिकृति के लिए शुरुआत करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए अणु है हाइड्रोफोबिक, गलत है, हाइड्रोफोबिक गलत है आपका, देखिएगा हाइड्रोफिलिक है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। फिर दिया गया है एम्पैथिक, ये भी गलत है, नहीं उदासीन तो नहीं होगा। हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मतलब क्या, जो जल के स्नेही हो, जिसको जल स्नेही कहते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, जल विरोधी, जो जल से दूर भागता है उसको जल विरोधी कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड की बनी होती है, बात तो सही है, दोनों परतों की बनी होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है। इसके विपरीत डीएनए में शर्करा फॉस्फेट की संरचना होती है जो इससे जल प्रेमी या हाइड्रोफिलिक बनाती है। सही, यही आंसर है, बनाती है। हाइड्रोफिलिक होने के कारण यह वसा की बनी कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर पाती। सही है, क्योंकि यह जल के प्रति काफी प्रेम करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में प्रयोग किया जाने वाला अस्थाई डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। डीएनए पॉलीमेरेज पहला दिया है थर्मस एक्वेटिक, ऑप्शन नंबर यही जो है आपका करेक्ट आंसर है। थर्मस एक्वेटिक जो है यह पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला एक अस्थाई डीएनए पॉलीमेरेज है जिसे जीवाणु से पृथक किया जाता है, जिस जीवाणु का नाम है थर्मस एक्वेटिक्स। इकोलाई तो नहीं होगा, साल्मोनेला नहीं होगा, यूबैक्टीरिया ये भी नहीं होगा। सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर आएगा। पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन में उपयोग किए जाने वाला ताप अस्थाई, ठीक है, डीएनए पॉलीमेरेज थर्मस एक्वेटिक्स नामक जीवाणु के द्वारा ये पृथक किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कहता बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है। बीटी जीव, बीटी मतलब बेसिलस thuringiensis होता है, कहता विष प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है। बीटी जीव विष प्रोटीन निष्क्रिय प्राक जीव विष के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट आंसर है। यही होगा कि बीटी जीव में एक विष प्रोटीन का निष्क्रिय प्राक जीव विष के रूप में होता है, जिसके वजह से यह प्रोटीन उसको बेसिलस को नहीं मार पाता है। बाकी ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी आपका नहीं होगा। बीटी जीव विष प्रोटीन बेसिलस द्वारा हानिकर रूप में बदल जाती है, गलत। बीटी जीव विशेष प्रोटीन को बेसिलस का एंजाइम निष्क्रिय कर देता है, और डी ऑप्शन होता है इनमें से सभी, ये सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मारिए। बेसिलस thuringiensis जीवाणु के अंदर है, यह प्रोटीन क्रिस्टल के रूप में एक अक्रियाशील या निष्क्रिय अवस्था जिसे हम लोग पराग जीव विष या प्रोटॉक्सिन कहते हैं, ये उत्पन्न होती है। इस अवस्था में यह बैक्टीरिया बेसिलस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब कोई कीट इस जीवाणु को खाता है तो कीट की आंत का क्षारीय भाग पीएच इस प्रकार निष्क्रिय विष को सक्रिय रूप में बदल देता है, जिससे कीट की मौत हो जाती है। इसी तरह से ये कार्य करता है बीटी टॉक्सिन जीन। ठीक है, याद रखिएगा बीटी टॉक्सिक जीन। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है सूत्रकृमि कहता है मेलवाडेगाइन इनकोग्निसिया से तंबाकू के पौधों में संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आरएनए अंतरक्षण, ऑप्शन नंबर ए ये सही है। आरएनए अंतरक्षण तकनीक का प्रयोग करके सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन या इनकोग्निसिया में मतलब तंबाकू के पौधे में जो है संक्रमित होने से इसको रोका जा सकता है इसका प्रयोग करके। क्राई प्रोटीन ये ऑप्शंस गलत होंगे, इसका कायिक संकरण है ये भी गलत होगा, कीटनाशक ये भी गलत होगा। आरएनए अंतरक्षेपण सही है, सिर्फ हम लोग सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन में कर सकते हैं। इनकोग्निसिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहता है सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन इनकोग्निसिया से तंबाकू के पौधे को संक्रमित होने से बचाने के लिए आरएनए अंतरक्षेपण तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक सभी यूकैरियोटिक जीवों में कोशिका रक्षक की एक जैविक प्रणाली इस विधि के तहत पोषी स्तर में एग्रोबैक्टीरियम संवाहक का
उपयोग करके सूत्रकृमि विशेष जीन प्रविष्ट कराए जाते हैं। यह जीन पोषक कोशिकाओं में सेंस और एंटी सेंस दोनों प्रकार के आरएनए को बनाता है। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग, जीन थेरेपी का पहला प्रयोग निम्न में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? दिया गया है डीएनए पॉलीमरेज, पहला ऑप्शन नहीं है। यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसिलेज नहीं होगा ये भी। ये एडिनोसिन डीएमिनेज, सही है, यही एंजाइम था जिसको जीन चिकित्सा में पहले उपयोग किया गया था। ठीक है, और इसका उपयोग करके हम लोग एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। बीटा गैलेक्टोसिड्स ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। इस एंजाइम की कमी के कारण गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता SCID नामक बीमारी हो जाती है। सही है, ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज के कारण। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकरण कराकर एक नए बासमती किस्म का एकल अधिकार प्राप्त किया था, जिसको पेटेंट कहते। IR 36 दिया गया है, गलत है। पूसा 111-21 गलत। अर्धबौनी चावल की किस्में, यही था आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आएगा। बी भी गलत है, इंडिका चावल ये गलत है। अर्धबौनी चावल की जो है किस्में प्राप्त किया था इसको करके। 1997 में अमेरिकन कंपनी राइसटेक नाम था ने भारतीय बासमती चावल का अर्धबौनी किस्में के साथ संकरण कराकर ये हाइब्रिडाइजेशन करवाकर प्राप्त किया था। इस संकरण की विकसित कई किस्में जैसे टैक्समती की को कंपनी ने एक नए आविष्कार के रूप में दावा किया था और संयुक्त राज्य पेटेंट और ट्रेडमार्क के कार्यालय में ये इसका शॉर्ट फॉर्म है से इसके एक्सवच पेटेंट एक अधिकार प्राप्त किया था। हालांकि जैव चोरी के इस मामले के लिए खिलाफ भारत के द्वारा कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इस पेटेंट को काफी हद तक रद्द किया गया और सीमित भी कर दिया गया था। सही है, तो ये भारतीय को फिर से ये पेटेंट का अधिकार दिलाया गया था। कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध परजीवी से मिलता है? कौन? अल्फा 1 एंट्रिप्सिन, फिर अल्फा लैक्टो एल्बुमिन दिया है, इसके बाद P3। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन दिया गया, एल्बुमिन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। ठीक है, ये एल्बुमिन ये गलत आंसर, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ये अल्फा एक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो है ये इसका प्रयोग किया गया था। गाय रोजी को दूध में मिलता है ना। रोजी यह दुनिया की पहली ट्रांसजेनिक मतलब गाय थी जिसे 1997 में बनाया गया था। मानव प्रोटीन इसके दूध में मानव जीन के माध्यम से मानव अल्फा लैक्टोलुबिमिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किया गया था। यह लाभ क्या होता है? यह दूध नवजात शिशुओं के लिए प्राकृतिक गाय के दूध की तुलना में अधिक पौष्टिक और संतुलित होता है। सही है, ये ध्यान रखना। नवजात बच्चों के लिए प्रयोग लाया जाता है, नवजात बच्चों को दिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक बनमानुष की तरह थे? ऑप्शन दिया गया है ड्रायोपिथेकस, यही है ड्रायोपिथेकस, ऑप्शन ये सही है। रामापिथेकस ये गलत हो जाएगा, होमो इरेक्टस ये भी गलत होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये भी गलत होगा। ड्रायोपिथेकस ऐसे मानव थे जो अधिक बनमानुष की तरह दिखते थे। सही है, जिसको बनमानुष मतलब ड्रायोपिथेकस नर बानर के अंग के समान दिखते हैं। मनुष्य को और बानरों का सामान्य पूर्वज माना जाता है। ड्रायोपिथेकस को बानरों की तरह अधिक दिखते थे। इनके हाथ और पैर लगभग बराबर लंबाई के होते थे और ये 4 पैरों पर चलते थे। इसके विपरीत रामापिथेकस, होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में मानव जैसी विशेषताएं जैसे सीधा चलना, छोटे जबड़े अधिक थे। सही है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ड्रायोपिथेकस इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है?
प्रवेश कर जाता है ना। दिया बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं होगा, परमिएज यही एंजाइम है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। परमिएज को जो है मतलब कोशिकाओं में प्रवेश कराया गया, जिसमें लैक्टोज जीवाणु कोशिकाओं में प्रवेश कराकर परमिएज को प्रवेश कराया गया। ऑप्शन नंबर ये बी जो है सही। ट्रांस एसिटाइलेज लैक्टेज नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। परमिएज जो है ऑप्शन आपके सही होंगे। परमिएज या लैक्वाइजिन द्वारा उत्पादित एक झिल्ली प्रोटीन है जो लैक्टोज को जीवाणु की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करने पर सहायता करता है। बीटा गैलेक्टेज यह एक लैक्टोज का ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। ट्रांससीटाइलेज यह एक लैक्टोज उपापचयी में मदद करता है। ठीक है, ये ट्रांस एसिटाइलेज ध्यान रखिएगा। परमिएज एंजाइम जो है इसका आंसर है, ये इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने बताया कि द्विकुंडलन डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पैरामिडीन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? पहला है माइस्टर कहते हैं मिस्टर नो, वाटसन तथा क्रिक डीएनए का नहीं, विल्किंसन नहीं। ये चारगप जो थे, चारगप साहब ने ही डबल बेस पेयरिंग को, नाइट्रोजन बेस पेयरिंग को स्पष्ट किया था। इन्होंने ही बताया था कि प्यूरिन और जो पैरामिडीन का नाइट्रोजन क्षार का क्रम का योग के बराबर होता है, ये इन्होंने ही स्पष्ट किया था चारगप साहब ने। सही है, याद रखिएगा। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए के क्षेत्र में भी काफी क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। चारगप का नियम इसी से बनता है। वैज्ञानिक एरविन चारगप ने बताया था कि किसी भी द्विकुंडलन डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार का एक योग एडेनिन और ग्वानिन हमेशा पैरामिडीन नाइट्रोजनी क्षारों के योग और थायमिन और साइटोसिन के बराबर होता है। सही है, चारगप का ये रोल था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है डीएनए के 204 युग्म के, गलत है। इसके बाद ये तो बना होता है, सही है, ऑप्शन देख रही हिस्टोन दिया है, ये भी गलत है। मतलब ए और बी दोनों, ऑप्शन ये सही है, सी ए भी होगा और बी दोनों ऑप्शन आ जाएगा इसी में। ए और बी दोनों का अम्लीय प्रोटीन ये आपका गलत हो जाएगा। सही है, डीएनए के 204 युग्म का बना होता है, सही है। हिस्टोन अष्टम सही है, ए भी दोनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप इसका करेक्ट आंसर लगाइए। ठीक है, देखते कुलू। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डीएनए लगभग 204 युग्म का हिस्टोन अष्टम, हिस्टोन ऑक्टामर दोनों से मिलकर बना होता है और ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटा रहता है। हिस्टोन अष्टम या 8 हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H23, H4 के प्रत्येक के 2 अणुओं को एक समूह होता है। डीएनए क्या लगभग 204 युग्म लंबा डीएनए हिस्टोन अष्टक के चारों ओर से लिपटा रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते आगे। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कहता हर्ष एवं चेज ने अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था? कहता विषाणु से प्रोटीन निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, गलत हो गया। विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही। बैक्टीरियोफेज जो है ये जीवाणु है, देखिएगा, जो इकोलाई बैक्टीरिया पर हमला करके प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु आर से निकल के जीवाणु नहीं होगा, रूपांतर सिद्धांत ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 1952 में अल्फ्रेड हर्ष और मार्था चेस ने अपने प्रयोग में ये जारी किया कि ये साबित किया कि डीएनए का ही वास्तविक आनुवांशिक पदार्थ है। उन्होंने दर्शाया कि जब जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है तो विषाणु को केवल डीएनए ही जीवाणुओं में कोशिका में प्रवेश करता है, जबकि प्रोटीन आवरण बाहर ही छूट जाता है। सही है, याद रखिएगा। मैंने बोला था बैक्टीरियोफेज क्या एक प्रकार का विषाणु है। ये विषाणु इकोलाई पर हमला करता है और इकोलाई को पूर्णतः खा जाता है, से खाकर खत्म कर देता है। यह 20 क्वेश्चन का सिलसिला था। पर डे 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूं और सारे क्वेश्चन एमबीबीआई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन को मैं पर डे बता रहा हूँ। आइए हमारे चैनल पर जुड़िए। हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा।
आपके कमेंट सेक्शन का वेट करता हूँ, सही। आप कमेंट जरूर करें, ऐसा कोई क्वेश्चन जो समझ में ना आए, ठीक है, तो करें। और इसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है। लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इस चैनल के माध्यम से और दोस्तों को भी जोड़ें, ताकि जो है चैनल का रीच बढ़ सके, चैनल का व्यू बढ़ सके, सही है। और ठीक है, फिर दिन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।